नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 69 है। आप पार्ट नंबर 68 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको चार से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, 10 ले यहाँ पर 18 हो रहा है, 18 से यहाँ पर 34 हो रहा है और 34 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 4 से क्या हो रहा है, यानी 6 हो रहा है। ठीक ना, तो 4 में अगर 2 को जोड़ देंगे 6 आ गया, और 6 से क्या लिख रहे हैं, और 10 हो रहा है, तो 6 में अगर 4 को जोड़ देते हैं तो 10 हो गया, और 10 ले क्या लिख रहा है, 18 लिख रहा है, तो 10 में अगर 8 को जोड़ देंगे 18 आ गया, और 18 से क्या लिख रहे हैं, 34 लिख रहा है, तो 18 में अगर क्या करते हैं, यहाँ पर आपको कितना करेंगे, 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 34 आ गया। तो 34 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, जो अगला संख्या ज्ञात हो गया। देखिए एक बार नीचे ध्यान से देखिए, इस 4 से क्या हो रहा है, और यहाँ पर 2 से क्या हो रहा है, 4 रहा है, तो 2 में 2 से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए कितना आ गया, 2 चौके 8 हो गया, नहीं 2 दूनी के 4 हो गया है। और देखिए 4 में क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 4 दूनी का 8 आ गया, और 8 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 8 दूनी के 16 आ गया, तो 16 में भी क्या करते हैं, 2 से गुना करते हैं, तो 16 दूनी कितना आ गया, यहाँ पर 32 आ गया। 32 को आप 34 में जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 4 2 कितना आ गया, 6 आ गया, और 3 3 कितना आ गया, 6 आ गया, यानी 66 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 66 हो गया। तो 66 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित अक्षर दिया है, यानी DEH जो है ना, यहाँ पर HIL से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर आपको देखिए GHL जो है ना, इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे ना प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि DEH जो है ना, यहाँ पर HIL से समित है। उसी प्रकार से GHL को आपको संबंधित को बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मान लीजिए इसको क्या रखते हैं, डी से क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये देखिए डी दिख रहा है, तो डी को एच ले समित है। ठीक है ना, फिर यहाँ पर आपको आई से समित है, फिर यहाँ पर आपको एल से समित है। ठीक है ना, ये कैसे लिख रहा है, तो डी देखिए यहाँ पर डी दिख रहा है, अगर डी में 4 को जोड़ देंगे ना कितना आ गया, ये एच आ गया। उसी प्रकार से देखिए ई दिख रहा है, और ई में भी क्या करते हैं, 4 को जोड़ देते हैं, कितना आ गया, ये आई आ गया। और यहाँ पर एच दिख रहा है, एच में भी क्या करते हैं, और 4 को जोड़ते हैं, तो एच में भी 4 को जोड़ देंगे, एल आ जाएगा। ठीक ना, उसी प्रकार से देखिए HIL लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए इसको भी रखेंगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर जी हो गया, एच हो गया, एल हो गया। तो जी में क्या करते हैं ना, 4 को जोड़ते हैं, जब जी में 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक के आ गया है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 4 क्या करेंगे, यानी एच में भी जोड़ेंगे, एच में 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एल आ गया है। ठीक है ना, उसी प्रकार से एल में भी क्या करते हैं, 4 को जोड़ते हैं, तो एल में 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये पी आ गया। कितना गया, पी आ गया। देखिए तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, तो KLP हो गया। तो KLP को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रही है, KLP ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार MN पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दिया है, इन आकृति को हम जब इस दर्पण में देखेंगे ना तो किस प्रकार से दिखेगा आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे ना, यहाँ पर आपको आकृति दिख रहा है, इस आकृति को हम इस दर्पण में देखते हैं। जब इस दर्पण में देखेंगे ना तो किस प्रकार से दिखेगा आपको इसी को बताना है। देखिए जब इसको इस दर्पण में देखेंगे तो देखिए आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है ना, ऐसे दिख जाएगा, ऐसे दिखेगा, ये आपको तो बिंदु हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर इसको तीर से देखिए, अब फिर इसको ऐसे रख लेंगे। ठीक है ना, इसको ऐसे रखेंगे, फिर इसको ऐसे बना देंगे। ठीक है, इसको ऐसे बन जाएगा।
देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, वास्तविक आकृति दिख रहा है। जब इस आकृति को हम जब इस दर्पण में देखेंगे इस तरह का आकृति दिखेगा। तो इस तरह का जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। और किस में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ए में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कूट भाषा में BRAVE को 48 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और यहाँ पर SPEARR को यानी 59 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में यानी देखिए विक्टोर यानी विक्टोर को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि BRAVE को क्या लिख रहा है, 48 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में देखिए यानी SPEAR को 59 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में बताना है कि विक्टोर को जो है ना वो किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर बी लिख रहा है, आर लिख रहा है, ए लिख रहा है, भी लिख रहा है और ई लिख रहा है। इनको क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको 48 लिख रहा है। तो 48 कैसे लिख रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, बी का स्थानीय मान लिखेंगे, आर का स्थानीय मान, ए का स्थानीय मान, भी का स्थानीय मान और ई का स्थानीय मान, ठीक है ना। तो बी को 2 आ गया, आर को 18 आ गया, ए का आ गया, भी को 22 आ गया, ठीक है ना, ई को 5 आ गया। इन सबको क्या करेंगे ना आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, इन सबको आपस में जोड़ेंगे। देखिए सबको आपस में जोड़ लेंगे ना, सबको आपस में जोड़ते हैं, जब जुड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया, ये 48 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए दूसरा में बोल रहा है SPE, ठीक है, EAR, इनको भी क्या लिख रहे हैं, ये 59 लिख रहे हैं। इसको भी क्या करेंगे, अस्थानीय मान लिखेंगे, ठीक है ना। एस हो गया, पी हो गया, ई हो गया, ए हो गया, आर हो गया। देखिए एस 19 पाता है, अब पी कितने पाता है, तो 16 पाता है, ठीक है, 16 हो गया। ई 5 पाता है, ए 1 पाता है और आर 18 पाता है। इन सब को भी क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। देखिए इन सब को भी आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इन सबको आपस में जोड़ने के बाद में ना यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 59 आ गया। उसी प्रकार से बताना है कि विक्टोर को, तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, भी लिख रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर भी लिखते हैं, ठीक है, VI, ठीक है, TR, देखिए VICTOR हो गया, ठीक है ना, विक्टोर। तो विक्टोर को क्या लिख रहा है, देखिए तो विक्टोर के यहाँ पर क्या लिखा है, इसको भी स्थानीय में लिखेंगे। देखिए भी हो गया, आई हो गया, सी हो गया, टी हो गया, ओ हो गया, आर हो गया। तो भी कितने पाता है, 22 पर, आई कितने पाता है, 9 पर, सी कितने पाता है, 3 पर, ठीक है ना, और 3 पर, टी कितने पाता है, 20 पर, और ओ कितने पाता है, 15 पर, ठीक है, और आर कितने पाता है, 18 पर। इन सबको भी क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। देखिए इन सबको भी हम आपस में जोड़ेंगे। जब सबको आपस में जोड़ेंगे ना तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जुड़ने के बाद में हमको कितना दिख रहा है, ये 87 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 87 दिख रहा है। यानी यहाँ पर विक्टोर को क्या लिखा जाएगा, तो 87 हो जाएगा। तो 87 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 6 व्यक्ति EFG यानी QR और S उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, यानी परंतु जरूरी नहीं है कि वे उसी क्रम में बैठे हो, ठीक है। आगे बोल रहा है कि R के दाईं ओर से केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, R और E के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी E और F के बीच में केवल 1 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। R देखिए F और R के ठीक बाईं ओर बैठा है, S Q के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी Q और G के बीच में कितने लोग बैठे हैं आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 6 व्यक्ति है, ठीक है ना। यहाँ पर EFG यानी QR और S उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक पंक्ति में बैठाते हैं, ठीक है। ये उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे हुए कितने हैं, 6 गो, 1 2 और 3 4 5 6 व्यक्ति है जो उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। देखिए इधर क्या होता है, इधर बाएं होता है, ठीक है ना। इधर क्या होता है, ये दाहिने होता है, ये इधर दाएं हो गया। अब देखिए आगे बोल रहा है ना, परंतु जरूर नहीं कि इसी क्रम में बैठे हुए। आगे बोल रहा है कि देखिए R के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, R के दाहिने केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है ना। तो मानते हैं R के दाहिने, तो R यहाँ पर रखते हैं, R के दाहिने 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि R और E के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो R और E के बीच में केवल 2 व्यक्ति, तो E को यहाँ पर रखेंगे, R को यहाँ पर है, 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि E और F के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठे हैं,
ई और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठे हैं, तो मानते हैं यहाँ पर एफ रख लेंगे, ठीक है ना। ई और एफ के बीच में एक व्यक्ति बैठ गया। आगे बोल रहा है कि एफ और आर के ठीक बाईं ओर बैठा है, जो एफ है ना, एफ आर के बाईं ओर बैठा है, तो आर के देखिए बाईं ओर कौन बैठा है, एफ बैठा है, ठीक तो है। यहाँ पर आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि एस क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, जो एस है ना, एस वो क्यू के दाहिनी ओर बैठा है, तो मान लीजिए क्यू को यहाँ पर रखते हैं, जो इसके दाहिनी ओर कौन बैठा है, एस बैठा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए जी और नहीं, क्यू और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको जी को रखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्यू और जी के बीच में, तो यहाँ पर आपको जी दिख रहा है, यहाँ पर क्यू दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, दो व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं, दो को व्यक्ति बैठे हैं। तो दो व्यक्ति को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, और दो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए पी आर का भाई है, यानी आर क्यू का पिता है, यानी एस क्यू की पति है, तो टी एस की पुत्री है, तो पी का टी से क्या संबंध है, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए पी आर का भाई है, ठीक है ना, आर क्यू का पिता है, ठीक है। इसको डायग्राम बनाते हुए चलते हैं। देखिए ये सवाल कब पूछा गया है, एसएससी जीडी 10/2/2025 का ये सवाल पूछा गया है, ठीक ना। इसमें जितने प्रश्न लेकर आए आपको किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, यानी प्रीवियस ईयर पेपर से आपको लेकर आए हैं, ठीक ना। देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, 6 नंबर बोल रहा है कि देखिए पी आर का भाई है, जो पी है ना वो आर का भाई है, तो मानते हैं यहाँ पर पी को रखते हैं, ठीक है ना, पी हो गया। जो आर का भाई है यहाँ पर आर रखेंगे, आर का भाई कौन हो गया, पी हो गया, ये भाई दिख रहा है यहाँ भी, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर आर क्यू का पिता है, लेकिन आर जो है ना, आर वो क्यू का पिता है, तो मानते हैं यहाँ पर क्यू रखते हैं। क्यू का पिता कौन हो गया, आर हो गया, ये पिता हो गया, यहाँ तक भी ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि एस क्यू का पति है, लेकिन एस जो है ना, एस वो क्यू का पति है, तो क्यू का पति कौन हो गया, एस हो गया, तो मानते हैं यहाँ पर पति हो गया, ये पति हो गया, ठीक है ना, क्यू का पति हो गया, यानी क्यू का पति कौन हो गया, एस हो गया, यहाँ भी ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि टी एस की पुत्री है, लेकिन टी जो ना, टी एस की पुत्री है, तो मान लीजिए यहाँ पर टी हो गया, जो एस की पुत्री है, एस की पुत्री कौन है, टी है, यानी ये पुत्री है, ठीक है ना, ये पुत्री हो गया है, ये भी ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि पी का टी से क्या संबंध है। अब देखिए यहाँ पर टी जो ना, टी अगर पी को क्या बोलेगा आपको इसी को बताना है, ठीक ना। एक बार क्या करेंगे, डायग्राम को ध्यान से देखते हैं। देखिए डायग्राम यहाँ से देखेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से आपको दिख रहा है ना कि क्यू दिख रहा है, यानी क्यू का पति कौन है, एस है। जब क्यू का पति हो गया तो ये पति पत्नी हो गया, इसका ये पुत्र हो गया, पुत्री हो गया, ये बेटी हो गई। जब इसका भी बेटी तो इसका भी बेटी, दोनों का बेटी हो गया। जब इसका ये पिता हो गया, पिता कौन हो गया, आर हो गया, आर का ये भाई हो गया। तो देखिए टी का ये पिता कौन हो गया, एस हो गया। टी का पिता कौन हो गया, टी का पिता कौन हो गया, तो एस हो गया। अब एस का ये माता हो गई, तो एस की माता, एस की माता हो गई, और टी की माता हो गई ना, टी की माता, माता के यहाँ पर आर क्या हो गया, पिता हो गया। इसकी माता के पिता के भाई, तो क्या हो जाएगा, नाना। जिससे मान लीजिए यहाँ पर टी हो गया, टी के पिता, टी की माता, माता हो गई, टी के माता के पिता क्या हो गए, नाना लगेंगे, नाना के भाई क्या हो गया, नाना हो गया। लेकिन यहाँ पर नाना तो किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर कैसे दिया है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि टी जो ना, टी यानी पी को क्या बोलेगा, तो यहाँ पर देखिए माता, ठीक है ना, यानी माता की, ठीक है, माता की पिता, ठीक है, माता के पिता के यानी का भाई, ठीक है ना, ये भाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो टी आपको क्या बोलेगा, इसको ऐसा ही बोलेगा। देखिए माता के पिता के भाई, तो माता के पिता के भाई ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक ना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी देखिए शीतकाल जो है आपको कोहरा से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि ग्रीष्मकाल जो है ना इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यानी शीतकाल, शीतकाल से यहाँ पर कोहरा से समित है, उसी प्रकार से ग्रीष्मकाल को करना है। देखिए यानी मान लीजिए शीतकाल में, यानी शीतकाल में कोहरा, ठीक है ना, कोहरा, ठीक है, शीतकाल में कोहरा की, ठीक है ना, स्थिति, ठीक है, स्थिति, ठीक है, स्थिति ना यहाँ पर बनी होती है, ठीक है, जिससे बनी होती है, ठीक है ना, होती है। देखिए जिस प्रकार से शीतकाल में, यानी शीतकाल में कोहरा की स्थिति बनी होती है, शीतकाल में कोहरा की स्थिति बनी होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर ग्रीष्मकाल दिया है, ठीक है ना। तो ग्रीष्मकाल में जिसी प्रकार से ग्रीष्मकाल में ना, ठीक है,
आदरता, ठीक है ना, आदरता यानी आदरता का, ठीक है ना, स्थिति, ठीक है, आदरता का स्थिति बनी, ठीक है, यानी बनी होती है, ठीक है ना, होती है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आदरता हो गया, ठीक है ना, आदरता दिखेगा, ठीक है, आदरता हो गया। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर शीतकाल जो है ना वो कोहरा का, और देखिए इस शीतकाल में, यहाँ पर शीतकाल में कोहरा का स्थिति बनी होती है, उसी प्रकार से ग्रीष्म काल में यानी आदरता का, यानी आदरता का स्थिति बनी रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या भरा जाएगा, आदरता हो गया। आदरता को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए पासे के मुड़ने पर यानी कौन सी संख्या 20 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर मान लीजिए एक पासा दिया है, इन पासे को जब हम मोड़ेंगे ना, यानी बोल रहा है कि मोड़ने पर यानी 20 के बताना है कि 20 के विपरीत के कौन सा संख्या होगा, ठीक है ना। 20 के विपरीत आपको बताना है कौन सा संख्या होगा, ठीक है ना। जब इस तरह का आपको प्रश्न मिलेगा, पासे से जब इस तरह का प्रश्न मिलेगा तो एक संख्या को छोड़कर एक संख्या विपरीत होता है। जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको 20 दिख रहा है, 20 का विपरीत यहाँ पर 30 हो गया, सॉरी 10 का विपरीत ना, 10 का विपरीत यहाँ पर आपको 30 हो गया। और देखिए 20 का विपरीत यहाँ पर आपको 50 हो गया, और 40 का विपरीत यहाँ पर 60 हो गया, ठीक है ना। एक संख्या को छोड़कर लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको 10 दिख रहा है, 10 का विपरीत क्या दिख रहा है, 30 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अब 20 दिख रहा है, तो 20 का विपरीत क्या हो गया, यहाँ पर आपको 50 हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर आपको 40 दिया है, 40 का विपरीत क्या हो गया, तो यहाँ पर आपको 60 हो गया। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि यहाँ पर आपको 20 का विपरीत बताना कौन सा संख्या यानी होगा, ठीक है ना। तो विपरीत, तो देखिए 50 का सॉरी 20 का विपरीत यहाँ पर 50 हो गया। तो 50 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को तना कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपको पंछी दिख रहा है, यहाँ पर शुतुरमुर्ग दिख रहा है और चमगादड़ दिख रहा है, और इन तीनों शब्दों में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको यहाँ पर दिख रहा है पंछी। क्या दिख रहा है, पंछी। पंछी के अंदर में शुतुरमुर्ग आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर रखते हैं पंछी को रखते हैं, ठीक है ना, ये पंछी दिख रहा है, यहाँ पर आपको पंछी हो जाएगा, ठीक है, और ये पंछी दिखेगा। पंछी के अंदर में यहाँ पर शुतुरमुर्ग आ जाएगा, ठीक है ना, यानी ठीक है ना, सुतुर, ठीक है, शुतुरमुर्ग हो गया, ठीक है, ये शुतुरमुर्ग हो गया है, शुतुरमुर्ग आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन चमगादड़ आपको अलग दिखेगा, क्या दिखेगा, अलग हो जाएगा, यानी चमगादड़, ठीक है ना, चमगादड़ क्या हो जाएगा, ये अलग दिखेगा। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, और तो सबसे कॉमन यहाँ पर पंछी दिख रहा है, पंछी के अंदर में शुतुरमुर्ग आ गया, लेकिन यहाँ पर चमगादड़ आपको अलग दिखेगा, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम ना देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देख कि निम्न में से कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर बोल रहा है ना कि देखिए निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति यानी प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति को पूरा करने के लिए ना इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से भरा जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ना ध्यान से देखते हैं इस आकृति किस प्रकार से चल रही है, ठीक है। देखिए ये बोल रहा है कि आकृति घुमाने का अनुमति नहीं दी गई है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस सब चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको तीर को ले चलेंगे, ठीक है। ये तीर तो ले, क्योंकि देखिए ये सब में तीर दिया है, तीर को ले लेंगे। जब इसको हम पूरा कर लेंगे फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी पूरा करेंगे, ठीक है ना, इसको भी पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर इसको भी पूरा करेंगे और इसको भी पूरा करेंगे, यानी इस तरह का जो आकृति है ना वो आपको पूरा कर रहा है। तो इस तरह का आकृति देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, जिससे देखिए इस तरह का आकृति बन रहा है, इस तरह का आकृति है ना। देखिए इसको ऐसे करेंगे, ये तीर हो गया, फिर यहाँ पर आपको ऐसे दिख जाएगा और इसको आपको ऐसे दिख जाएगा, यानी इस तरह का आकृति है ना, जो इस तरह का आकृति आपको यहाँ पर पूरा कर रहा है। तो इस तरह का जो आकृति है वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है, हाँ बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस तरह का आकृति को पूरा करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तथा माइनस और गुना को परस्पर बदल दिया जाए, ठीक है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि नीचे एक समीकरण दिया, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन दो चिन्ह को आपस में बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको देखिए सवाल कब पूछा गया, SSC GD 10/2025 में सवाल एक पूछा गया है, ठीक है। देखिए इसको बनाते कैसे है, तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, चिन्ह को चेंज करेंगे। देखिए यदि यानी प्लस और भागा को परस्पर बदल दिया जाए, यानी प्लस के जगह पर क्या रखते हैं, भागा को रखेंगे, और भागा के जगह पर क्या रखते हैं, प्लस को रखेंगे। यहाँ भी ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए तथा माइनस और गुना को परस्पर बदल दिया जाए, यानी माइनस के जगह पर गुना रखेंगे और गुना के जगह पर माइनस रखेंगे। आप चिन्ह को चेंज कर दिए, आप समीकरण सही बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए 18 हो गया, फिर प्लस में दिख रहा है 15 दिख रहा है, अब फिर भागा यहाँ पर 5 दिख रहा है, और माइनस यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, माइनस यहाँ पर 3 गुना 4 दिख रहा है, और एक प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे ना, 5 3 15, ये ठीक हो गया, ये 18 और माइनस 18 प्लस 3 हो गया, फिर माइनस 4 3 12 आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं ना, एक बार जोड़ते हैं, ठीक है। इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तब इनको मान लीजिए जोड़ देते हैं, और तब 12, देखिए ना यहाँ पर 12 और 8 को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आपको 21 आ गया। 21 में से क्या करते हैं, नहीं अगर इससे जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं इसको पहले इसमें जोड़ेंगे ना, 12 को नहीं जोड़ते हैं, क्या करेंगे 3 को जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, 21 आता है। पहले यहाँ पर लिख देते हैं 21, 21 में से 12 को घटाएंगे, ठीक है ना। 21 में से 12 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, ये 9 बच गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 9 हो गया। तो 9 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डिग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर डिग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है, यहाँ पर कथन बोल रहा है ना कि देखिए पहले में दिया है कि सभी पहिए साइकिल हैं, सभी जो पहिए है ना, तो मान लीजिए पहिए, ठीक है, और सभी जो पहिया है वो क्या है, साइकिल है, यानी साइकिल हो गया, ठीक है ना, ये साइकिल है। आगे देखिए आगे बोल रहा है दूसरा में कि कुछ साइकिल टब हैं, लेकिन कुछ जो साइकिल है ना वो टब है, तो यहाँ पर टब को रख लेंगे, ठीक है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डिग्राम को ना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष पहला में क्या दिख रहा है, तो निष्कर्ष पहला में दिख रहा है कि देखिए सभी टब पहिए हैं, तो सभी जो टब है वो क्या पहिया है, नहीं है, गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए दूसरा बोल रहा है कि सभी साइकिल टब है, सभी साइकिल टब नहीं है, कुछ साइकिल टब है, ये बोल रहा है कि सभी साइकिल टब है, ये भी गलत बोल रहा है, ठीक है। और तीसरा में देखिए तीसरा बोल रहा है कि सभी साइकिल पहिया है, जो सभी साइकिल है ना वो पहिया नहीं है, सभी साइकिल के अंदर में पहिया है, पहिया के अंदर में साइकिल नहीं है, इसका मतलब ये भी आपको गलत बोल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी बी में कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 7200 पर 16% प्रति वर्ष की दर से, यानी 3 वर्षों का साधारण ब्याज, ठीक है ना, 9600 पर x प्रतिशत, ठीक है ना, वर्ष की दर से, यानी 4 वर्षों का साधारण ब्याज के बराबर है, ठीक है ना। तो x का मान किस बराबर होगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि मान लीजिए यहाँ पर 7200 दिया है और 16% भी दिया है और 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज भी दिया है, ठीक है, और 9600 दिया है, x% दिया है, मान लीजिए यहाँ पर दर की, यानी 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज आपको के बराबर है। तो x का मान किसके बराबर होगा ना बताना है, x के मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए जब x का मान ज्ञात करना है यहाँ पर करेंगे कुछ नहीं, देखिए साधारण ब्याज बराबर एक फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर एक फार्मूला होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ना, ये साधारण हो गया, मान लीजिए ना साधारण ब्याज हो गया, इस साधारण ब्याज बराबर एक फार्मूला होता है, देखिए PRT, ठीक है ना, और बाटा में 100 होता है, इसी पर हमको बैठा लेना है, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको साधारण ब्याज रखेंगे, यानी ऐसा ही हो गया, ठीक है ना, साधारण ब्याज बराबर, और यहाँ पर आपको P दिख रहा है, ठीक है ना, P गुने R, तो इसको क्या करेंगे सबसे रख ही लेते हैं क्या, नहीं एक स्टेप आगे ना, हाँ देखिए P हो गया, नहीं इसको पहले साधारण ब्याज लिखते हैं। देखिए ये साधारण ब्याज हो गया, तो मान लीजिए साधारण, ठीक है ना, ये ब्याज हो गया, ये साधारण ब्याज बराबर हो गया, कितना दिख रहा है, यानी P गुने R दिख रहा है गुने T दिख रहा है, और बाटा में
100 दिख रहा है, ठीक है ना। अब इसी पर हमको बैठा लेना है। जैसे देखिए ये 7200 दिख रहा है, 7200 पर 16%, आर का मतलब प्रतिशत, फिर गुने वर्ष का मतलब टी का मतलब 3 वर्ष, यहाँ पर 3 दिए तो 3 वर्ष हो गया। और बटा में कितना रखते हैं, 100 को रख लेते हैं, ठीक है ना, 100 हो गया। और फिर यहाँ पर बराबर में करते हैं क्योंकि दोनों को बराबर दिया है। यहाँ पर आपको 96 दिया है, 96 00 दिया है, गुने x दिया है, और कितने साल के लिए, 4 वर्ष के लिए दिया है। यहाँ पर देखिए आपको दिया है, ठीक है ना, ये आपको प्रति दिया है पर x%, ठीक है। और बट्टा में 100 कर लेंगे। अब इस सबको घटाएंगे, जो भी करेंगे ना यहाँ पर आपको, और देखिए इतना तक है। अब इसके बाद में इसको बनाते हैं, ठीक है ना, इसको यहाँ से आपको बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए इसको हम रख लिए तो x बराबर लिखेंगे, तो x बराबर कितना गया, तो मान लीजिए 7200 दिख रहा है, ठीक है ना, 7200 गुने यहाँ पर 16 गुने 3 हो गया। अब आटा में कितना दिख जाएगा, तो 9600 दिखेगा, ठीक है ना, 9600 गुने 4 हो जाएगा क्योंकि x से मान निकाल लिए। अब देखिए ये 24 को 16 हो गया, तो 4 मिनट में इसको काट दिए, ठीक है ना। इसको कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, यानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 काट दिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 3 से काटते हैं, इसको 3 से काट लेगा, हाँ 3 तिली के 9 और 3 दूना के 6, इससे कटिए जाएगा। देखिए देखिए 3 तिली के 9, तो 4 से भी काट सकते हैं, इसको 3 से भी काट सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 से देखिए काट के देखते हैं, तो 3 तिली के 9 और 3 दूना के 6 हो गया, 32 मिनट में, ठीक है ना। अब 32 को क्या करेंगे, अब इसमें काटना है, 8 चौक के 32, तो 4 मिनट में इसको काट देंगे, तो 32, तो 8 चौक के 32 है, और 8 9 72 होता है, तो 8 9 72 भी काट दिए, तो कितना आ गया, ये 9 आ गया, कितना आ गया, 9% आ गया। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे वही पूछा है कि x का मान किसके बराबर होगा, तो 9% के बराबर होगा। तो 9% देखिए किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य से, ठीक है ना, क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह 30% की छूट देता है तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मान लीजिए एक दुकानदार है, बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य से यानी 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह 30% की छूट भी देता है तो बताना है कि उसका हानि प्रतिशत क्या हो गया, ठीक है ना। तो मानते हैं यहाँ पर कितना है क्रय मूल्य, इसको क्रय मूल्य लिख देगा। हाँ देखिए यहाँ पर मान लीजिए क्रय मूल्य हो गया, ठीक है ना, ये क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है, 100 हो गया। अब बोल रहा है कि विक्रय मूल्य, यहाँ पर विक्रय मूल्य, ठीक है ना, यानी विक्रय ये मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य कितना दिखा रहा है, हाँ तो 120 दिखेगा क्योंकि यहाँ पर 20% क्या बोल रहा है, अधिक बोल रहा है, ठीक है। अब इसका क्या करना है, प्रतिशत हानि निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए ना प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत हानि निकालेंगे, ठीक है ना। प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर आपको देखिए प्रतिशत हानि बराबर 100 दिख रहा है, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कितना दिए, 84 दिया ना, हाँ सॉरी, हाँ 84 दिया है, और 400 कैसे आ गया, 84 आ गया, ठीक है। इसको नहीं, पहले विक्रय मूल्य इसको निकालते हैं तब तो आपको 84 आ जाएगा, हानि प्रतिशत नहीं, पहले विक्रय मूल्य निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हानि प्रतिशत अभी नहीं निकालेंगे, इसको विक्रय मूल्य निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, विक्रय मूल्य, ठीक है ना, विक्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना दिख रहा है, 120 से गुना कितना है, 100 आ गया, और माइनस में कितना दिखेगा, 30 दिखेगा क्योंकि 30% डिस्काउंट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 100 रखेंगे। अब बराबर देखिए कितना आ जाएगा, क्योंकि इसको घटाएंगे तो कितना देगा, मान लीजिए 120 हो गया, फिर गुने कितना है, 70 आ गया, फिर बट्टा में 100 दिख रहा है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कर देंगे, 12 से कितना आता है, 84 आता है। देखिए यहाँ पर 84 रुपये आ गया। तो जब यहाँ पर क्रय मूल्य आ गया तो आपको हानि प्रतिशत अब निकालेंगे, ठीक है ना, यानी हानि, ठीक है ना, हानि प्रतिशत हो गया। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, देखिए हानि प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपया था, लेकिन विक्रय मूल्य कितना आ गया, 84 रुपये आ गया, ठीक है ना। और बट्टा में क्या करेंगे, 100 को करते हैं, ठीक है, और गुना में भी क्या करेंगे, 100 करेंगे, 100 से 100 काट लेंगे। जब 100 यहाँ पर 100 में से 84 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपको 16% बचेगा। कितना बचेगा, ये 16%। आपसे वही पूछा है कि यहाँ पर आपको हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो हानि प्रतिशत कितना गया, 16%। तो 16% को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक टीवी सेट का अंकित मूल्य 18,500 है। यदि और डीलर 20% और 5% की दो क्रमिक छूटें देता है तो यहाँ पर टीवी कितने में उपलब्ध हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मान लीजिए एक टीवी सेट है, ठीक है, उसका अंकित मूल्य कितना है 18,500 है, ठीक है ना। यदि जो डीलर बेच रहा है वो आपको 20% और 5% की छूट दे देता है, ठीक ना, ताकि टीवी कितने में हमको उपलब्ध हो, यानी टीवी हमको कितने में मिला आपको इसी को बताना है, ठीक ना। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं 18,500 लिखते हैं, ठीक है। अब दो को क्या किया, हमको डिस्काउंट दे रहा है, कैसे दे रहा है, तो मान लीजिए एक आपको 20% है तो यहाँ पर 80 बचेगा, ठीक है ना, 80 बट्टा में 100 हो जाएगा, फिर गुना करेंगे, अब फिर 5% है तो यहाँ पर 95 आ गया, फिर बट्टा में 100 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये आपकी क्या करते हैं, यहाँ पर 18,500, ठीक है ना, 18,500 गुने, अब इसको क्या करते हैं, नहीं पहले देखिए ना इसको काट लेते हैं तब आपको लिखेंगे, ठीक है। इसको काटते हैं, देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दिए ना, और देखिए यहाँ पर एक जीरो से ये भी जीरो काट देंगे, 19 पाँचे 95 होता है, 19 पाँचे, ठीक है, 19 पाँचे 95, 2 पाँचे 10, ठीक है, ये भी कट गया, यहाँ भी ठीक है काट दिए। देखिए 4 दूनी के 8 कर दिए, इसको भी काट देते हैं, ठीक है ना। और आगे देखते हैं, अब इसको और कहीं दिखेगा, देखिए यहाँ पर अब कितना गया 185 गुने 4 गुने 19, इनको आपको गुना करेंगे, ठीक है ना। सबको गुना करने के बाद में हमको कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको गुना करने के बाद में 14,060 रुपये आ गया, कितना गया 14,060 में, तो हमको कितने में उपलब्ध होगा, तो 14,060 रुपये में। तो 14,060 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।